स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 10.1.2 ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस किया था, साथ हमने उसके लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कशन हो चुकी थी। सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस को देखते हुए ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट आ गया, और जैसे कि हमारे पास नाम से भी इंडिकेट करता है ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। दो साइंटिस्ट हैं, एक डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड जिसका ताल्लुक हमारे पास डेनमार्क से था, दूसरा हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट जो कि बिलोंग करता है इंग्लैंड से, लोवरी। दोनों साइंटिस्ट ने 1923 में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन दोनों ने अपने कॉन्सेप्ट की जो बेस रखी थी एसिड और बेस के, वो कॉन्सेप्ट की बेस रखी गई है प्रोटॉन ट्रांसफर पे, H पॉजिटिव। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि H पॉजिटिव इसको हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडिया थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखें, हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, सबको पता है। और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1 प्रोटॉन्स हैं। बात क्लियर? और हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब चूंकि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, सो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। बात क्लियर? हमारे पास है क्या चीज? H पॉजिटिव। आपको ये भी पता है कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लूज करता होता है। सो हमारे पास हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया आपके पास। 1 इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या डोनेशन के रिजल्ट में चार्ज कौन सा आ गया? चार्ज आ गया पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई? अब चूंकि देखें, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन कोई नहीं है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन भी चला गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया? सिर्फ प्रोटॉन रह गया, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए हम H पॉजिटिव को क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लोवरी ने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया था, फिर इसके हम एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। इस तरह हम पॉइंट से पॉइंट मिला के आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला पॉइंट है, डिफाइन कैसे किया था ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी ने एसिड को। ब्रॉन्स्टेड और लोवरी कहते हैं कि हर वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन ट्रांसफर करता है किसी और को प्रोटॉन डोनेट करता है, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एसिड का। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आता है, हर वो सब्सटेंस आपके पास मोलिक्यूल भी हो सकता है, सब्सटेंस आपके पास आयन भी हो सकता है। मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो हर वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी और को प्रोटॉन डोनेट कर देता है, किसी और सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट कर देता है, तो वो क्या चीज होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है एसिड। सेम इज द केस फॉर बेस। हर वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, उस सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं? बेस का नाम देते हैं। सो आपके पास एक आइडिया तो क्लियर हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट की जो बेस रखी गई है वो किस पे रखी गई है? वो प्रोटॉन ट्रांसफर पे रखी गई है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें आपके पास एक HCl है, मॉलिक्यूल आपके पास, और हमारे पास NH3 एमोनिया, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज होता है? रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास क्लोरीन आयन मिलता है, साथ हमारे पास एमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव हमें मिलता है। बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास हुआ कैसे? देखिए जरा, हमारे पास HCl जो है आयोनाइज हो सकता है, बिल्कुल आयोनाइज हो सकता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, साथ हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आपको पता है, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां पे नजर आ जाते हैं? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो हमारे पास ये प्रोटॉन जाएगा किसके पास? नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन नेगेटिव हमारे पास बन जाएगा, साथ हमारे पास NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। NH4 पॉजिटिव कैसे बना है? एक पॉइंट नोट करें, कोई भी एटम जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता होता है। बात क्लियर? सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि HCl जो है वो क्या काम कर रहा है? वो प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको? एमोनिया को। सो प्रोटॉन ट्रांसफर कौन है? HCl। प्रोटॉन ट्रांसफर क्या चीज होता है? एसिड होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट क्लियर।
सेकंड हमारे पास NH3 क्या चीज है, ये हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, बेस होता है। बात क्लियर, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आप देखें, हमारे पास HCl, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, वाटर में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास अगेन क्लोरीन आयन और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है, H3O पॉजिटिव आपके पास बनता है। बात क्लियर हो गई। ये कैसे बने हमारे पास, अगेन वही बात है, आपके पास प्रोटॉन और आपके पास क्लोरीन आयन नेगेटिव बन गया। इसी तरह आपके पास H2O में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। सो हाइड्रोजन को डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नजर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको आ गए नजर ऑक्सीजन के पास। अब ये हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, साथ ही अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव हमारे पास आ गया, साथ हमारे पास H3O पॉजिटिव, क्लोरीन एनायन भी बन गया, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन भी बन गया। सो ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो कौन सा चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। सो हमारे पास HCl प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, डोनेट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होता है, हमारे पास एसिड होता है। H2O जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास क्या चीज काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है, वो हमारे पास बेस होता है। बात क्लियर, ये हमारे पास एसिड और बेस डेफिनेशन भी हो गई, एग्जाम्पल से आपके पास एक्सप्लेन भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है सब्सटेंस, और मैंने कहा था कि सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सब्सटेंस आपके पास आयन भी हो सकता है। अब आप देखें HCl, पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। बात करिए, HCl भी आपके पास मॉलिक्यूल है, NH3 भी आपके पास मॉलिक्यूल है। सो ये मॉलिक्यूल जो है, ये सब्सटेंस, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या चीज कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। NH3 भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या चीज काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल है, क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। मॉलिक्यूल क्या चीज होता है, इसको मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ या फिर नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन एक दफा मैं फिर से बता देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। आप 9th में ये बात पढ़ के आ चुके हैं। बात क्लियर, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। सो सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आपके पास आयन भी हो सकता है। सो मॉलिक्यूल की बात तो हमारे पास क्लियर हो गई है, आयन की बात अब हम क्लियर करते हैं। ठीक है, देखें इसके बाद जो हमारा एक पॉइंट है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और भी आइडिया जरा क्लियर कर दूं कि हमारे पास यहाँ पे चूंकि प्रोटॉन ट्रांसफर पे इस कॉन्सेप्ट की बेस रखी गई है, तो अगर आपने सोचा होगा यहाँ पे, जैसे कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, ये हमारे पास अगेन मैं लिख देता हूँ ये रिएक्शन। हमने 9th में आपने ये बात पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस आपने पढ़े। रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, जिसमें रिडक्शन भी होती है। और रेडॉक्स रिएक्शन में आपने एक पॉइंट को पढ़ा हुआ है, वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शंस हमेशा साइमल्टेनियस होते हैं। मतलब क्या है कि जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगी वहां पे रिडक्शन लाजमी होगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो। बात क्लियर, उसी के साथ मैं रिलेट कर रहा हूं। यहाँ पे चूंकि इस कॉन्सेप्ट की बेस किस पे रखी गई है, प्रोटॉन ट्रांसफर पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ही काम हो रहा है। जहां भी प्रोटॉन ट्रांसफर होगी वहां पे प्रोटॉन एक्सेप्टेंस भी लाजमी होगी। मतलब कि अगर कोई प्रोटॉन डोनेट करेगा तब डोनेट करेगा जब कोई एक्सेप्टर मिलेगा, जब कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तब एक्सेप्ट करेगा जब कोई प्रोटॉन डोनर मिलेगा। सो ऐसे नहीं हो सकता कि प्रोटॉन डोनेशन हो रही हो और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस ना हो रही हो। बात क्लियर, ऐसे नहीं हो सकता कि प्रोटॉन एक्सेप्टेंस हो रही हो और प्रोटॉन डोनेशन नहीं हो रही हो। सो प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए हमारे पास दोनों का होना जरूरी है, प्रोटॉन डोनर भी और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी। प्रोटॉन ट्रांसफर तब होगी और ये रिएक्शन हमारे पास साइमल्टेनियस होगा। बात क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं
ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 1 में हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होकर क्या चीज बना लेते हैं, रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। बात क्लियर, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर बेसिकली दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन, ये फॉरवर्ड, ये हमारे पास रिवर्स। सो फॉरवर्ड रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि HCl क्या चीज है, HCl फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl और एमोनिया कंबाइन हो रहे हैं। सो फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl चूंकि प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो HCl क्या चीज हो गया आपके पास, एसिड हो गया। एमोनिया चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन हो गया आपके पास, बेस हो गया। बात क्लियर। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन ये अगेन फिर से कंबाइन होके रिकम्बाइन होके आपके पास रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। सो रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन में क्या काम होता है, क्लोरीन नेगेटिव है, ये अगेन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है आपके पास, बेस हो गया। और एमोनियम आयन चूंकि प्रोटॉन डोनर है, सो रिवर्स रिएक्शन में एमोनियम आयन क्या चीज हो गया आपके पास एसिड हो गया। जैसे कि आयन के मैंने कहा था कि आयन को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें हमारे पास हमने कहा था कि सब्सटेंस आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल की बात हो गई, यहाँ पे आयन को देखें जरा, ये आयन है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि एमोनियम आयन है। अब चूंकि एमोनियम आयन क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो ये प्रोटॉन डोनर कौन है, प्रोटॉन डोनर आयन है। सो आयन हमारे पास ये क्या चीज हो गया आपके पास, एसिड हो गया। यहाँ भी हमारे पास सेम इज द केस है यार, HCl फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिड है और H2O आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में बेस है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में आपके पास क्लोरीन आयन क्या चीज़ है, ये आपके पास बेस है, और वाटर आपके पास हाइड्रोनियम आयन आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास एसिड है। और ये चूंकि आयन है, ये भी आपके पास आयन है, ये भी आपके पास आयन है। यहाँ पे बात होगी मॉलिक्यूल के सेंस में, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन में। रिवर्स रिएक्शन में बात होगी आयन के सेंस में। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के बीच में डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रही है। यहाँ पे आयंस के बीच में डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रही है। यहाँ पे क्या मतलब, रिवर्स रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोटॉन ट्रांसफर और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस हो रही है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में आयंस के बीच में प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन ट्रांसफर हो रही है। यहाँ तक बात ये क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद हमारा एक पॉइंट है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का। जैसे कि मैंने कहा है कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, बेसिकली कंजुगेशन कहते हैं एक मवासिल को, एक रिलेशन को कहते हैं, एक ताल्लुक को कहते हैं। सो नाम से भी इंडिकेट करता है। कंजुगेट एसिड हमारे पास डिफाइन किया गया है, कंजुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। मैं अगेन से फिर वही रिएक्शन लिख देता हूँ। हमारे पास HCl है, साथ हमारे पास किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या चीज़ बन रहा है हमारे पास, क्लोरीन आयन, साथ आपके पास NH4 मतलब कि एमोनियम आयन आपके पास बन रहा है। इसी तरह हमारे पास HCl ने रिएक्शन किया हुआ है किसके साथ, आपके पास रिएक्शन किया हुआ है H2O के साथ। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारे पास क्या बन रहा है, क्लोरीन आयन बन रहा है, साथ आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। सो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कंजुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। अब देखें हमारे पास कंजुगेट एसिड ऐसा स्पीशीज होता है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनता है। बात क्लियर हो गई है। कंजुगेट एसिड आपके पास ऐसा स्पीशीज होता है जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंजुगेट बेस क्या, कंजुगेट एसिड हमारे पास यहाँ पे क्या चीज होगी, कंजुगेट एसिड आपके पास होना है, आपके पास जो है कौन है, ये बेस हमारे पास है। आप देख रहे हैं ये हमारे पास बेस है। ये बेस क्या काम करेगा, ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, किससे एक्सेप्ट करेगा, आपके पास एसिड से एक्सेप्ट करेगा। सो ये हमारे पास बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंजुगेट एसिड का नाम देते हैं। बात क्लियर। NH4 हमारे पास है, पहले NH3 था, NH3 बेस है ना,
NH3 बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद क्या चीज़ हमें मिल गया, सॉरी एमोनियम आयन हमें मिल गया। अब ये एमोनियम आयन क्या चीज़ है आपके पास, ये आपके पास कंजुगेट एसिड है। अब इसको हम कंजुगेट एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक, इसका रिलेशन बन रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। ये क्या काम कर रहा है, ये जो बेस है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, किससे एक्सेप्ट कर रहा है, एसिड से एक्सेप्ट कर रहा है। मींस के रिलेशन किसके साथ बना रहा है, एसिड के साथ बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड कहते हैं। सिंपल, आई एम टेलिंग यू अगेन, फिर से बता देता हूं मैं। कंजुगेट एसिड वो स्पीशीज होता है जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको आप नाम देंगे किसका, कंजुगेट एसिड का। कंजुगेट एसिड का नाम क्यों देंगे, अब आप सोच रहे हैं सर बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसको कंजुगेट बेस का नाम देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोगों ने उल्टा नहीं करना, ठीक है। इसको हम नाम देंगे किसका, कंजुगेट एसिड का। क्यों, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये चूंकि बेस कर रहा है तो इसको कंजुगेट बेस का नाम देना चाहिए, नहीं, ये कंजुगेट एसिड। जब भी बेस एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो कंजुगेट एसिड होता है आपके पास। कंजुगेट एसिड का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टेंस कहां से हो रही है, एसिड से हो रही है। ताल्लुक किसके साथ, रिलेशन किसके साथ बन रहा है, एसिड के साथ बन रहा है। बात क्लियर। इसी तरह आपके पास कंजुगेट बेस क्या चीज है, कंजुगेट बेस आपके पास होता है, यहाँ पे डिफाइन हमारे पास हुआ है, कंजुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब भी हमारे पास कोई एसिड क्या काम करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको स्पीशीज मिलेगा, वो क्या चीज होगा, वो कंजुगेट बेस होगा। सो हमारे पास ये क्या चीज है, इसने क्या किया हुआ है, प्रोटॉन डोनेट किया हुआ है, प्रोटॉन डोनेशन के बाद इससे हमारे पास क्या चीज बना हुआ है, ये हमारे पास बना हुआ है क्लोरीन आयन। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं कंजुगेट बेस, CB कंजुगेट बेस का नाम दे सकते हैं। अब इसको हम कंजुगेट बेस का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसने ताल्लुकदारी, इसका रिलेशन किसके साथ है, बेस के साथ है। इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, प्रोटॉन ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है, प्रोटॉन ट्रांसफर किया बेस को, और बेस को प्रोटॉन ट्रांसफर करने के रिजल्ट में हमारे पास जो स्पीशीज बना है, क्लोरीन आयन बना हुआ है, इसको हम कंजुगेट बेस का नाम देते हैं। और क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक इसके साथ है, बेस के साथ है। बेस को प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या चीज बनता है, आपके पास ये स्पीशीज बनता है, और ये स्पीशीज बेस को प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, कंजुगेट बेस का नाम देते हैं। इस तरह हमारे पास HCl और अगेन हमारे पास H2O आपके पास नजर आ रहा है। सो यहाँ पे आपके पास कंजुगेट एसिड क्या चीज है, कंजुगेट एसिड आपके पास है हाइड्रोनियम आयन। क्यों, क्योंकि बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है किससे, एसिड से, और कोई भी बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, आपको जो स्पीशीज मिलता है, उसको आप नाम देते हैं किस चीज का, कंजुगेट एसिड का। सो बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के रिजल्ट में हमें ये क्या चीज मिला हुआ है, हाइड्रोनियम आयन। इसको हमने नाम दे दिया किसका, कंजुगेट एसिड का। क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन एसिड से एक्सेप्ट किया हुआ है, रिलेशन इसका किसके साथ है, एसिड के साथ है। ठीक, इसी तरह हमारे पास क्लोरीन आयन जो आपके पास है, ये क्या चीज है, कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस कैसे, जब भी कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो आपको स्पीशीज मिलता है वो कंजुगेट बेस होता है। कंजुगेट बेस का नाम क्यों दिया गया, बेस का वर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये स्पीशीज कैसे बना हुआ है, इसने बेस को प्रोटॉन डोनेट किया है और बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये स्पीशीज बना, इसलिए हम इसको किस चीज का नाम देते हैं, कंजुगेट बेस का नाम दे देते हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट डिस्कस हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट आएगा आपके पास इस क्वेश्चन में, वो है आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या चीज होती है हमारे पास, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। कुछ रिएक्शन में वो एज एन एसिड एक्ट करता है, लेकिन कुछ रिएक्शन में वो एज अ बेस एक्ट करता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक। सो हमारे पास वाटर जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर क्या चीज़ है, वो हमारे पास एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है।
ठीक है। कैसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, दो रिएक्शंस हम करेंगे यहाँ पे। एक में हमारे पास वाटर क्या काम करेगा, एज अ एसिड काम करेगा। दूसरी रिएक्शन में हमारे पास वाटर क्या काम करेगा, एज एन बेस काम करेगा, एज अ बेस। सो हमारे पास रिएक्शन है, एक हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, CH3COOH हमारे पास, साथ हमारे पास वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। दोनों रिएक्शंस में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों रिएक्शन में हमारे पास वाटर क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। अब देखिए आपके पास जब हम एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, क्या चीज़ हो जाता है, हमारे पास आयोनाइज हो जाता है, हमारे पास एसीटेट आयन बन जाता है, साथ हमारे पास प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पैरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से एक्सेप्ट कर लेगा, साथ हमारे पास क्या चीज बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और आपके पास एसिटेट आयन बन जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन आपके पास बन गया, साथ आपके पास हाइड्रोनियम आयन H3O आपके पास पॉजिटिव बन गया। सो यहाँ पे वाटर जो है ये क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है आपके पास, प्रोटॉन एक्सेप्टर आपके पास बेस होता है। बात क्लियर हो गई। और इसी तरह आपके पास सेकंड आपके पास मौजूद है रिएक्शन, आपके पास NH3 है और आपके पास वाटर। यहाँ पे आप क्या काम हो रहा है, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें देखें हमारे पास H2O जो है ये आयोनाइज हो जाएगा। कैसे आयोनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आपके पास, साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन। ये जो आपके पास प्रोटॉन ये कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करके आपके पास एमोनियम आयन बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि H2O क्या काम कर रहा है, H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है, बेस होता है। सेकेंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि H2O क्या काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन डोनर कौन होता है, प्रोटॉन डोनर आपके पास एसिड होता है। बात क्लियर। सो इस रिएक्शन में H2O एज अ बेस काम कर रहा है। इस रिएक्शन में आपके पास जो H2O है वो एज एन एसिड काम कर रहा है। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कुछ रिएक्शंस में एज एन एसिड काम करते हैं और कुछ रिएक्शन में एज अ बेस काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। सो इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट जो हमारे पास एक पॉइंट रह गया वो हमारे पास है इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस, कि इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन क्या था, इस पे ऑब्जेक्शन क्या हुआ था, इस पे एतराज क्या हुआ था। सिंपल सा एक लिमिटेशन है इसकी और एक छोटा सा इस पे एतराज़ हुआ है। चूंकि इस कॉन्सेप्ट की बेस रखी गई है प्रोटॉन ट्रांसफ़र पे, मतलब कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र इसमें लाजमी है। हमें तब पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट कर रहा हो। ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस का कोई फिनोमिना नहीं है, लेकिन वो फिर भी एसिड और बेस हैं। जैसे आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये क्या चीज़ है, ये आपके पास एसिड है, इसमें प्रोटॉन तो मौजूद ही नहीं है। जब प्रोटॉन मौजूद ही नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस डोनर का तो कोई फिनोमिना ही नहीं होगा। इसके पास चूंकि ये एसिड है, इसको प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, तब ये एसिड होगा। लेकिन इसके पास प्रोटॉन मौजूद ही नहीं है, फिर भी ये क्या चीज़ है, फिर भी एसिड है। इस तरह आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता होता। ठीक है, प्रोटॉन ये एक्सेप्टर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये फिर भी क्या चीज़ है, बेस है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला ही क्या होगा, आपके पास बेस होगा। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी ये क्या चीज़ है, फिर भी ये बेस है। ये सिंपल सा एक एतराज़ हुआ था, एक इस पे ऑब्जेक्शन थी, लिमिटेशन है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस किया जाएगा।